हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों का गणित का वायरल मॉडल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं 17 2023 2024 वालों के लिए ये आप लोगों का मॉडल पेपर गणित का है। देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है कक्षा 10 का। अब विषय किसका? गणित का। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी का बना चुका हूं, जाके मॉडल पेपर देख सकते हो, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आज मैं आप लोगों को गणित का पूरा फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वायरल पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो 80 से लेकर 85 नंबर आप लोगों की इस वीडियो से क्लियर आज हो जाएंगे। और आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को है क्या कि पूर्णांक 70 नंबर का पेपर आप लोगों का आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का वायरल मॉडल पेपर है। सेम इसी के बेस पे आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं और पेपर आने वाला है 2024 का। समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा। और यहाँ पे नोट आप लोग निर्देश यहाँ पे पूरा निर्देश पढ़ लेना। ठीक है, निर्देश आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबको मालूम है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निर्देश एक एक करके पढ़ लेना। निर्देश में कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का खंड अ स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो, पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, पहला प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x+4 बराबर 0 का विवितकर होगा। यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है और विवितकर पूछ रहा है कि विवितकर क्या होगा, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लगा पाओगे। विवितकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला होता है। और यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, और b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, और c की बात करें तो c बराबर हो जाएगा आपका कितना 4। ए बी सी का वैल्यू निकल गया और इस फार्मूले में आप रख लो b का स्क्वायर, b का वैल्यू -6 है तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 ए सी, ए का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है आपका 4। जब इसे हल करोगे आप तो d बराबर -6 का स्क्वायर करोगे तब प्लस के 36 आएगा, और -4 तिहाई 12, और 12 चौक कितना होता है 48। तो d बराबर यहाँ से निकल जाएगा 36 - 48, मतलब कि -12 आ जाएगा। मतलब कि विवितकर हो जाएगा आपका -12। देखिए ऑप्शन दिया है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 13 दिया है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 12 दिया है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं जो कि इधर है। देखो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि -12 ही आया था। ठीक है, मतलब डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 3x+2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है आपको 3x प्लस के 2y और बराबर 6 दिया हुआ है, और कह रहा है y बराबर 0 का हल होगा। तो y बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो जहां पर भी y आएगा वहां पे हम 0 रख लेंगे। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे y आ गया तो इसका मतलब 0। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 6। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3x और 2 में 0 को गुणा करोगे तो 0 बराबर के 6, और यहाँ से मैं 3x में 0 जोड़ोगे तो 3x और बराबर के 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6। तो हल जब भी लिखते हैं, देखो x का वैल्यू भी मालूम चल गया और उधर आप लोगों का y का भी वैल्यू मालूम है, y बराबर क्या है 0। तो इसका हल क्या होगा, तो जब भी हल लिखते हैं तो हल हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 आया है और y का वैल्यू 0 था, मतलब इसका हल जो है वो 2, 0 आएगा। देखो 2, 0 दिया हुआ है क्या, तो देखो 2, 0 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा, कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ बोला है
तो देखो किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1 2 3 अपरिभाषित तो अपरिभाषित होगी, मतलब अनेकों अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, किसी परिमेय संख्या की अगर उसके समतुल्य परिमेय संख्या की बात करें तो क्या होगी, अपरिभाषित अनंत होती है। इसी तरह आगे बात करें, चौथा प्रश्न देख लो कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इसका कहने का मतलब है कि शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या, मान लेते हैं 4, ठीक है, और एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अगर इसमें अपरिमेय संख्या मान लीजिए करड़ी में 2 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो ये जो संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या कहलाएगी, तो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभी बता देता हूं, देखो कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अगर उसमें हम अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं, अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, वही कह रहा है वो कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो कैसे होता है, अपरिमेय संख्या होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो 5वां, कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या के 1/3 भाग, मान लेते हैं कोई संख्या x है, अगर इसका 1/3 मतलब 1/3 इसका 1/3 भाग कहलाएगा, तो किसी संख्या का 1/3 भाग अगर 21 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x गुणा 1 में होगा तो x, और ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 21 गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 × 3 3 दूने के 6, मतलब वो संख्या कितनी होगी, 63 होगी। मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। चलो आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 करोड़ में 3 सेंटीमीटर हो और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का मान होगा। ठीक है, अब देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई त्रिभुज मान लेते हैं, देखो कोई त्रिभुज बना लेते हैं, यह A है, ये आपका B है और ये आपका C है। AB बराबर 6 करोड़ में 3, मतलब AB बराबर 6 करोड़ में 3 दिया है, AC बराबर 12 दिया है और BC बराबर 6, तो पूछ रहा है इस कोण B का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पाइथागोरस नियम लगाओ। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर ये आपस में बराबर हो जाता है तो कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण कोण, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा वो। और समकोण त्रिभुज में जो कोण बी एंगल होता है ये वाला, वो कितना अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो पहले आप सिद्ध करो कि यह फार्मूला होता है कि नहीं सही। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे 6 करड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। अगर हम करें तो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 144, बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो ये तो हो जाएगा आपका 144 बराबर 36 18 और 3 3 9 1 10, 108 प्लस 36, जब 144 बराबर 108 में जब 36 जोड़ेंगे तो ये भी 144 आ जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। मतलब कि कोण बी जो है 100% 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो 90 अंश होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। और उससे भी बेहतरीन अगर क्वेश्चन हम बात करें तो ये वाला प्रश्न है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के बनना एग्जाम में तय है। देखो कैसे लगेगा। प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है, ये आयतनों का अनुपात है। अगर हम आयतन की बात करें, मतलब एक गोले का आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरे गोले का आयतन V2 मान लेते हैं, और इन्हीं दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 27 संबंधित कितना 64, मतलब 27/64 हो जाएगा। अगर हम बात करें Vn मतलब क्या होता है, पहले गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई R1 का क्यूब। R1 इसलिए हमने माना है क्योंकि R से हम त्रिज्या मानते हैं, तो R1 मतलब ये हो जाएगा पहले गोले की त्रिज्या है, और बटे में ये दूसरे गोले का आयतन भी वही होगा 4/3 पाई
यहाँ पे त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, R2 का क्यूब। ठीक है, तो यह पहले गोले का आयतन हो गया, यह दूसरे गोले का आयतन हो गया, जो कि कितना दिया है, 27/64 दिया है। ठीक है, फार्मूला से हमने बराबर कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर बच जाएगा आपका R1 का क्यूब और नीचे हो जाएगा R2 का क्यूब बच गया, और बराबर ये हो जाएगा 27/64। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये तो R1/R2 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जब दोनों क्यूब हो तो उसको होल क्यूब में चेंज कर दिया जाता है। और 27/64 कितना है, 3/4 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका R1/R2 बराबर 3/4। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब S1/S2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा, 4 पाई बस यहाँ त्रिज्या 2 कर दीजिए, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर, R का वैल्यू 4 दिया तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 9:16 आ जाएगा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। 9:16, देखो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो देख पा रहे हो ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न यह है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का बहुलक तथा माध्य 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान से, बहुलक तथा माध्य दिया है। अगर हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक दिया हुआ है आपका 45। अब माध्य की अगर हम बात करें तो माध्य आपका दिया है 27। पूछा क्या है आप लोगों का, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा है। ठीक है, अब देखो इसके लिए फार्मूला चलता है। फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों की, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस के 2 गुणे माध्य होता है, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले पे तुम लगा लो अच्छे तरीके से। कैसे लगाओगे, तो बहुलक, देखो बहुलक का वैल्यू दिया 45, 45 लिख दो बराबर 3 गुणे माध्यिका को m मान लो, क्योंकि माध्यिका ही निकालना है हम लोगों को, तो माध्यिका कितना बड़ा लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 27, तो ये हो जाएगा आपका 45 बराबर 3m और माइनस 27 दूनी के 54, तो हो जाएगा 45 माइनस 54 इधर आएगा तो प्लस 54 बराबर के 3m। 45 और 55 कितना होता है 99 बराबर 3m, और 3 से भाग दोगे तो 3 3 3 3 m बराबर 33। m मतलब माध्यिका, माध्यिका कितना गया 33, यही पूछा था। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ रहा, ऑप्शन 33, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख पा रहे हो ना कि कितना आसान ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार लगाया जा रहा है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। आगे देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्या है, समीकरण x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, अब ये समीकरण दिया है, गुणनखंड विधि से हल कर दो, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने पे -2 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का -1 गुणे -1। देखो -1 में -1 का गुणा करोगे तो ये आपका +1 आएगा, और जब -1 में -1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे 2, -2 भी आ जा रहा है, मतलब बिल्कुल एक सही है। तो इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के 1x फिर माइनस के 1x और प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग जोड़ा बना लेंगे, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 1 बच जाएगा, और माइनस इसमें 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लोगे तो x, लेकिन माइनस कॉमन लिए हो तो यह प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। तो देखो इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये आपका x माइनस 1 एक कोष्टक में आ जाएगा बराबर के 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो x माइनस 1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 में,
आई एक्स बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 में, मतलब कि 1, इसका हल आ जाएगा क्योंकि दोनों का 1 आ रहा है। तो 1, देखो दिया है, बिल्कुल दिया होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 समन्वय 7 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फार्मूले पे आप लोगों के बेस क्वेश्चन आराम से लगा पाओगे। जब दो समरूप त्रिभुज दिया हो और उनके भुजा दिया हो, भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो सिर्फ आप लोगों को स्क्वायर कर देना है। जैसे 4 समन्वय 7 दिया है, साइड मतलब भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो बस इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, बस सिंपल। 16 समन्वय 49, इतना इजी होता है सिर्फ अगर फार्मूला मालूम है तो। अगर यही आपको साइड दिया हुआ है और यहाँ पे एरिया पूछ रहा था, एरिया का अनुपात, तो आपने स्क्वायर किया। अगर एरिया दे देता, साइड पूछता तो वहां पे स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब कि वर्गमूल करते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रख लो। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसके परिमाप मतलब 2 पाई आर के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर बराबर क्या आएगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये वाला आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 बचा, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 मात्रक। 2 मात्रक देखो दिया है, देना तो चाहिए, ऑप्शन डी वाला देखो 2 मात्रक दिया है। तो देख रहे हो ना कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी। देखो कह रहा है 125 में जब भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है और 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 बचता है। देखो 125 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 और 70 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 5, घटा दीजिए तो हो जाएगा 113। ठीक है, और 113 करें हम, कितना हो जाएगा, 8 7 15 117 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 65। ठीक है, अब कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो जो 117 और 65 है इन दोनों का आप ले लो एचसीएफ, जो संख्या होगी वही वो संख्या कहलाएगी। तो 13 ले लो, 13 ही होगा क्योंकि 13 9 117, 13 5 65, बात खत्म। देखो ऑप्शन से भी चाहोगे तो कर लोगे, 13 से ही विभाजित होगा, अन्यथा किसी और से नहीं विभाजित होगा दोनों संख्या। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लें तो अगला देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल जो है -2 है तो के का मान, ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन इसलिए आसान है, एक मूल दिया है मतलब एक्स का वैल्यू दे चुका है -2, के का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और माई प्लस के एक्स और माइनस के 6 बराबर 0, यही है ना। तो जहाँ पे भी एक्स आएगा वहां पे -2 रख लो, तो एक्स आ गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस के, फिर एक्स आ गया तो -2 और माइनस के 6 बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस गुणा प्लस में होगा तो -2 को गुणा के में होगा तो 2 के, और माइनस के 6 बराबर 0, 4 माइनस 6 मतलब कि -2, फिर -2 के बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका -2 के बराबर, -2 उधर जाएगा तो +2, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे -2, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -1, बात खत्म। तो देखो इसके ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, -1 था ना, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे देखो अगला दिया है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं सभी समान होती हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, उसके विकर्ण दिया है, मान लेते हैं यह विकर्ण है, ए के विकर्ण यह है, नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी हमने रख लिया। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अगर मान लेते हैं ए सी बराबर 12 है तो यह 6 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा क्योंकि यह मध्य बिंदु है। ठीक है, बराबर भागों में विभाजित होता है।
अगर BD की लंबाई अगर हम 16 मान लेते हैं तो यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भुजा बताओ कि कितना सेंटीमीटर भुजा का यह समचतुर्भुज है। तो कोई भी एक त्रिभुज उठा लो। देखो यहाँ पे अगर O मान लेते हो तो यही त्रिभुज उठा लो, ये वाला BOC। देखो BOC में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? BOC की अगर हम बात करें तो यह सबसे लंबी भुजा है, तो इसको सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण मानते हैं तो कर्ण मान लो, और इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या माने हो 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार 6 तो 6 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 64, 6 का क्या होता है 36, तो के स्क्वायर बराबर 36 और 64 की अगर हम बात करें तो 100 होता है। अगर के निकालो तो ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में। तो के की बात करें वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। मतलब के मतलब कर्ण, वो भुजा कितना सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का ये समचतुर्भुज है। बात खत्म करो, 10 सेंटीमीटर का है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी तरह साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करो जो 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 हो सकता है परंतु 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। देखो ये भी बहुत सिंपल है, हमको दिया क्या है साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। तो देखो एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फार्मूला याद है ना सर्वसमीका वाला आप लोगों को? तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा बराबर साइन 90। देखो अब यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, साइन से साइन कट जा रहा है ना, बिल्कुल। इधर क्या बच रहा है थीटा, अब बराबर इधर क्या बच रहा है 90 माइनस के थीटा, तो थीटा अब माइनस के थीटा इधर आएगा तो प्लस के थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा थीटा मिलके 2 थीटा बराबर 90 अंश। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर 90/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। देखो 0 से भी बड़ा है 90 से भी छोटा है, मतलब 45 अंश का मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो 16वां प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर उसके घातों का योगफल कर देना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, एलसीएम से। एलसीएम निकालो 144 का, 2 से कटाओगे तो 72 बार में, 2 से कटाओगे तो 36 बार में, 2 से कटाओगे तो 18 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो 9 बार में, फिर 3 से कटाओगे तो 3 बार में, 3 से कटाओगे तो 1 बार में। तो 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 पे पावर 4, और 3 कितना है 2, तो 3 पे पावर 2। तो घातों का योगफल पूछा ना, तो इसका घात 4 इसका घात 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा, बात खत्म। मतलब कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह ये देखो बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो -3, 5 और y अक्ष से यहाँ पे क्या पूछ रहा है दूरी क्या होगी इसकी। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, y अक्ष से दूरी कैसे आप निकालोगे इसका। तो देखो -3, 5 दिया है ना, ठीक है, तो यह x अक्ष होता है, ये आप लोगों का y अक्ष होता है। और जब y अक्ष से दूरी पूछे तो यह उल्टा हो जाता है, y बराबर क्या -3 है, x बराबर 5 हो जाता है, मतलब y अक्ष से दूरी -3 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, जब दूरी की बात अगर पूछे तो ये भी क्वेश्चन कर लिया आपने। अगला है किसी बारंबारता बटन का माध्य है कितना दिया है 24.1 और बहुलक 28, तो उसका माध्यक होगा। तो देखो ये भी प्रश्न सिंपल, अभी हमने फार्मूला एक बताया था ना आप लोगों को, उसी फार्मूला पे लगेगा। ठीक है, फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, अभी हमने बताया आप लोगों को। फार्मूला क्या था कि बहुलक, नोट कर लो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, m से डिनोट कर देते हैं, अब -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला था। तो माध्य दिया है और बहुलक दिया है, बहुलक कितना 28, ये हो जाएगा 3 गुणे m, माध्य का निकालना है, और m गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 24.1 दिया है। इसको अगर हम हल करें तो 28 बराबर 3m माइनस ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 24 दूनी के 48। ठीक है, तो माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2 बराबर के 3m, तो जोड़ोगे तो 0.2 तो इधर ही रहेगा, 8 8 16 और 4 2 6 1 7, 76.2 बराबर 3m, तो 3 से कटा दो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 16 हो जाएगा, तो 3 5 15 और 3 चौको 12, m बराबर 25.4, 25.4 मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तो 18वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां प्लस क्लियर। इसके बाद 19वां। देखो 19वां क्या है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। अभी हमने फॉर्मूला रटा था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक, यही तो फॉर्मूला था। देखो फॉर्मूला ही पूछ लिया। फिर दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9 दिया है, तो परिधियों का अनुपात पूछा है कि परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो कैसे निकलेगा। तो देखो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9, अब वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो व्यासों का अनुपात अगर 4 संबंधी 9 हो तो परिधियों का अनुपात भी 4 संबंधी 9 होगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमने करा दिया। इसके अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से खंड ब से आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि मैं दिखा देता हूँ, और इसे आपने ढूंढ के आप लोग हल कर लेना। अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं पूरा सोल्यूशन ला दूंगा आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 21 देखो, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो यह प्रश्न मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है। इसके मूल पूछा है। ठीक है, बिंदु दो बिंदु दिया है, उसके जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला पे एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, देखो पहले ये चारों क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो हल कराऊंगा नहीं, तो इसको पढ़ने से क्या फायदा है मुझे। आप इसको पढ़ लो। हाँ, अगर वीडियो चाहिए पूरा फुल सोल्यूशन पे तो कमेंट कर देना, मैं पूरा का पूरा वीडियो 2-1 घंटे का बनेगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करके बता दूंगा, जिस प्रकार हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। ठीक है, अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, दिखाता जा रहा हूँ, आप बस नोट करते जाओ। देखो ड वाला प्रश्न भी आपने नोट कर लो, च वाला भी, यहाँ पे माध्य पूछा है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपने नोट कर लिया ना। इसके बाद 22वां प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, देखो ये वाला प्रश्न, पहला, दूसरा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। मैं भी पढ़ूंगा तो वही बात है, आप भी पढ़ोगे तो वही। ठीक है, ये डी है, ये आपका बी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद इस चित्र नोट कर लो। ठीक है, फटाफट आप नोट करते जाओ। इसके बाद देखो यहाँ पे बी था, सॉरी यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे बी था और यहाँ पे डी था। ठीक है, मतलब एक बार दिखा देता हूँ, यह वाला जो है ये बी है और ये वाला पोर्शन आपका डी है। ठीक है, इसको गलत मत करना। इसके बाद 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, इसको भी देख लो। यहाँ पे ये वाला 4 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके बाद च वाला प्रश्न देख लो, ये भी 4 नंबर के लिए प्रश्न है। आंकड़ों का माध्यक दिया है, बारंबारताओं का योगफल भी दिया है, एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। पूरा सारणी आप नोट कर लो। देखो सारणी में दिखा देता हूँ, वर्ग अंतराल बारंबारता, देखो यहीं तक दिया है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद लास्ट पृष्ठ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पूरे क्वेश्चन आप नोट कर पाओ अच्छे से। 23वां प्रश्न 6 नंबर के लिए, अगर ये नहीं आता था अथवा करके एक प्रश्न और दिया, ये वाला आप इसको नोट कर लो। तो ये दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, जो कि 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 24वां प्रश्न देखो, इसमें भी 6 नंबर का दोनों प्रश्न है, दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों का। ये 25वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 6 नंबर का, नोट कर लो। तो ये पूरा पेपर हमने आप लोगों को दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको तैयार कर लोगे ना तो 80 से 85 नंबर आप लोगों को कहीं नहीं गया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन इसका अगर कमेंट करना है, अगर सोल्यूशन पूरा चाहिए तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, स्पेशल वीडियो इस मॉडल पेपर का, जो कि पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, देख लेना। ठीक है, अन्यथा बुक से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।